में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में एक मासिव डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। जहां पे फर्स्ट हाफ में बाजारों में बढ़िया तेज़ी थी। 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के आसपास बाजारों ने अपने नए हाईज आज के बनाए थे। करीब करीब 17,350 की जोन्स के ऊपर कामकाज हो रहा था और उस समय लग रहा था कि 17,200-300 के जोन्स में कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, वो शायद और कैरी फॉरवर्ड करेगी मार्केट्स को। लेकिन सेकंड हाफ में एक हेवी बास्केट सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला, जिसके मद्देनज़र बाजारों में मतलब इनफैक्ट निफ्टी में 100 अंकों का एक टिक मार्केट ने देखा। तो इतनी स्टीप फॉल बाजार में सेकंड हाफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से सारे इंडिसेस जो हैं वो लाल निशान में पहुंचते हुए दिखाई पड़े। मेजर डैमेज था बैंक्स में, स्पेशली वीक बैंक्स में। एक्सिस बैंक जो कि दिन के निचले स्तरों बंद हुआ, करीब करीब 7-8% का फॉल वहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ा बहुत सपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC ट्विंस ने लोअर लेवल्स पे आकर ज़रूर करा मार्केट्स को, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट थी वो बिकवाली के साथ ही कामकाज कर रही थी। निफ्टी में आज शुरुआती कारोबार से जो तेज़ी थी उसमें उसके बावजूद भी मिड कैप स्मॉल कैप उतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था। सेकंड हाफ तक आते आते वहाँ पर तेज़ वीकनेस आते हुए दिखाई पड़ी। टॉप गेनर्स में आज शुमार था HDFC लाइफ, जहाँ पर एक बढ़िया खरीदारी बन रही थी। टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा गिरने वालों में एक्सिस बैंक नंबर्स के बाद हैवी प्रेशर में रहा। कोल इंडिया, अदानी पोर्ट, विप्रो, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहाँ पर बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के टॉप गेनर्स में आज वैरॉक, न्यूज़ फ्लो के बीच में शेयर में अपर सर्किट लगा था। MRPL, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ हद तक बाइंग वहाँ थी। BSE के सभी इंडेक्सेस के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में सबसे ज़्यादा प्रेशर था। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही थी। PSE, एनर्जी, दोनों बिकवाली में थे और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो था ऑटो, IT, बैंकिंग, रियल्टी और बिलीव मी, ये चारों फर्स्ट हाफ के टॉप गेनर्स थे, जो कि सेकंड हाफ के टॉप लूजर्स बन के सामने आते हुए दिखाई पड़े। तो मार्केट में एक हैवी वोलेटिलिटी और एक चॉपी सेशन के बीच आज इस सीरीज़ की शुरुआत जो है वो होते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा सवाल शायद ना भी ले पाऊँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है ग्रीव्स कॉटन कंसिस्टेंटली क्यों गिर रहा है? क्योंकि सर एक तरफा चला भी था। अग्रवाल साहब, अगर आपको याद होगा तो EV स्टोरी के ऊपर एक साथ एक तरफा तेज़ी दिखाई थी। तो जब एक तरफा तेज़ी दिखाएगा तो एक तरफा प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। वही दिख रही है यहाँ पर। आप सभी EV वाले नामों को आंक लीजिए जिनमें उस तरफ समय पर एक तरफा तेज़ी आई थी, वही एक तरफा बिकवाली अब यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा ईज आउट होगा, सबड्यूड होगा, रेंज बाउंड होगा, कंसोलिडेट होगा, फिर वापस रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए नंबर्स कैसे होते हैं, सिचुएशन कैसी होती है, सिनेरियो कैसा होता है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, IEX 245। रंजन साहब, IEX के केस में एक अच्छी चीज़ की जो पावर की डिमांड बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, पावर की डिमांड बढ़ रही है, तो पावर प्राइसेस से इनको हायर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। इसकी वजह से शायद एक अच्छे रियलाइजेशन इनके रहे हैं, लेकिन वो अभी दूर की कौड़ी है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये शेयर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है अपने बोनस स्प्लिट से पहले। तो इक्विटी डाइल्यूशन से ठीक पहले इसमें इतनी बड़ी तेज़ी आई थी, तो उसके बाद अब न्यूज़ फ्लो दोबारा सुधर रहा है। कुछ अपटिक मिलेंगे, लेकिन बहुत अपटिक की उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखाई हुई है। वो बड़ी तेज़ी के बाद कंसोलिडेट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंज आ सकता है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आपको उन नंबर्स पर ध्यान रखना होगा। अच्छा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे क्या करें? राज साहब फिलहाल तो वेट करें, क्योंकि कुछ बाजार के ब्रोकर से मेरी बातचीत हुई, उनका तो ये मानना है कि 80 का जोन शायद है कंफर्टेबल जोन, जहाँ से वो एंटर करने में इसमें नॉर्मल होंगे। तो पहली चीज़ तो वो जोन को आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़, इसके कंपनी के नंबर्स पर नज़र रखें। पिछले क्वार्टर के क्लीन अप इस क्वार्टर में भी रहता है या इस क्वार्टर से वो वापस नॉर्मल हो जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और सिचुएशन सिनेरियो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आता है वो, क्योंकि QIP होकर गया है 108 रुपये पर, अगर QIP किया तो वो इंस्टीट्यूशन तो कुछ करेंगे। 108 रुपये पर शेयर उनको अलॉट हुए, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई डाउनसाइड रहे, लेकिन हाँ, न्यूज़ फ्लोज, नंबर, सिनेरियोज, इनके ऊपर आपको क्लोजली नज़र रखिएगा और 80 रुपये के लेवल पर आप ज़रूर ध्यान रखें। ओके, IRCTC, प्रदीप साहब, इसके तो आज नंबर नहीं अच्छा। आज में खबर थी कि वो कुछ नई लॉन्च शुरू कर रहे हैं लोग, लेकिन IRCTC केस में भी IEX की तरह एक तरफा तेज़ी के बाद कंसोलिडेशन, अब वापस पिकअप हो रहा है डिमांड में, तो थोड़ा न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव। लेकिन बेटर यही है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब कंसोलिडेट हो रहा है, बड़ी तेज़ी के बाद नीचे आ रहा है, या इतनी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है, तो थोड़ा स्केप्टिकल व्यू रखिएगा इसमें भी और IEX में भी, क्योंकि दोनों बड़ी तेज़ी के बाद इक्विटी डाइल्यूशन हमेशा रिस्की हो सकता है ना। आप एक तरफा तेज़ी एक स्टॉक में देख चुके हैं, और वो भी PSU बास्केट में। IRCTC से PSU में आता है, तो PSU में तो हमेशा ओवरहैंग रहता है ऊपर OFS आने का, स्टेक सेल आने का। तो ये ओवरहैंग के साथ ही स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, और वो ऑलरेडी बड़ी तेज़ी के बाद कर रहा है, तो थोड़ा टेलविंड्स से ज़्यादा हेडविंड्स हैं इसके लिए, तो उसका आप ध्यान रखिए, इसमें काम कीजिएगा। बाकी नंबर अवेटेड है, नंबर भी एक बार देख लीजिएगा।
अच्छा, सीजी पावर बाइंग रेट 75, व्हाट टू डू। पहले तो मुबारक हो मनीष जी आपको बहुत बहुत। 75 रुपये का शेयर 175 नहीं 195 97 पहुँच गया है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं से फॉर एग्जांपल, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं। अभी कॉस्ट से डबल और 2.5 गुना हो चुका है। तो आप अगर 30% शेयर भी बेचेंगे अपने, तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी। तो आप वो कॉस्ट निकाल लीजिए, फ्री के शेयर छोड़ दीजिए। जहाँ तक जाएँ, मुर्गप्पा रूपी कंपनी है, कंपनी ख़राब नहीं है, नंबर्स बेटर हुए हैं, टर्न अराउंड हुआ है, लेकिन लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर अच्छे देती आ रही है 6 क्वार्टर से। तो अब एक लेवल पे आके तो बेस बड़ा हो जाएगा ना अच्छे नंबर देने का, तो उस बड़े बेस के आगे चलना होगा इस कंपनी को। तो वो मुश्किल, और 20% सर्किट है, पहले 5 पे चला है ऊपर, 20 पे नीचे आ सकता है। तो ज़रा ध्यान संभल कर इसमें आप कॉल लीजिएगा। अब कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन शेयर ऑलरेडी चला हुआ है, तो उस हिसाब से ये काम करेगा। तो बेटर यही कि आप कुछ प्रॉफिट एटलीस्ट यहाँ पर लेकर निकल सकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स और ग्लैंड फार्मा, अनिल जी दोनों कंपनियां ठीक है, लेकिन बहुत अर्ली टू से होगा कि आप इसमें बने रहें कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, क्योंकि दोनों के नंबर से बहुत ज़्यादा बाजार में है नहीं। 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 10 क्वार्टर के नंबर से आप नहीं इवैल्यूएट करते अगले 10 साल में क्या होने वाला है। तो समय दीजिए, इवैल्यूएट करते रहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन। अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, बहुत बड़ा नहीं, स्लाइटली है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, स्टेबल नंबर है, तो भी आप उनके साथ बने रह सकते हैं। लेकिन देखिए सर, नंबर ही सब कुछ होता है जो आपको सपोर्ट करता है लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए। आप टीसीएस पे क्यों बेट करते हैं? क्योंकि टीसीएस में नंबर्स कंसिस्टेंट हैं और सालों से दे रही है, बायबैक दे रही है, बोनस दे रही है, कैश जनरेट कर रही है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, डेट फ्री है। इस तरह की सारी चीज़ें अगर आपके फेवर में है तो आप बने रहिए लंबी अवधि में। अगर नहीं है, कुछ भी अगेंस्ट जा रहा है या 2-3 चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, तो आप अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, रिलायंस बेस्ट बाय लेवल्स। टेलर साहब, अगर आपको पिछले जो लेवल्स थे रिलायंस के, जब ये चल नहीं रहा था और रोज़ सवाल आते थे, वो याद हो तो वही बेस्ट लेवल है। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि कब चलेगा कब चलेगा कब चलेगा, तो वो बेस्ट बाइंग जोन होता है। और कब चले, अब ये सिर्फ चलता ही रहेगा, वो सबसे अच्छा सेलिंग जोन होता है। मतलब ऐसे कई जानकारों को मैं जानता हूँ जो इस तरह के बेंचमार्क को भी इस्तेमाल करते हैं कि जब सबसे ज़्यादा पब्लिक सवाल पूछ रही है जिस शेयर पे, तब वो उसको अवॉइड करते हैं, और जब सबसे ज़्यादा सवाल आने बंद हो जाते हैं तब उसको खरीदारी करते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जिस जोन्स में पेसिमिज्म एट पीक हो वो बाइंग होता है, और जिस जोन में ऑप्टिमिज्म एट पीक हो वो सेल होता है। ओके, अदानी विल्मर 241 पर। कृष्णा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि आपके भाव से भी ये 3 गुना हो चुका है, तो बेटर ये 1/3 हिस्सा बेच दीजिए। जैसे वो 1/3 हिस्सा बेचेंगे, बचे हुए 3/4 हिस्सा आपका फ्री का होगा, उनको आप रख लीजिए। और ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आधा हिस्सा बेच दीजिए, आधा हिस्सा फ्री का, और वो बिल्कुल ही प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो उसको आप फिर पड़ा रहने दीजिए जहाँ तक जाए। एटलीस्ट कुछ तो आपने टेबल से उठा लिया। बुक्स पे पैसा नहीं इंपॉर्टेंट होता, अकाउंट में पैसा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आ जाए अकाउंट में, ज़्यादा बेटर है। बचा वो आधा छोड़ दिए, जहाँ तक जाए जाने दीजिए, लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट आपके पास कुछ पैसा हो गया, सेफ हो गए आप। ओके, LIC IPO IRFC जैसा तो नहीं हो जाएगा? हो भी सकता है मालिक साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन IRFC की इक्विटी साइज़ के सामने उसकी रेवेन्यूज़ देखिए, और LIC की इक्विटी साइज़ के आगे उसका रेवेन्यू देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो एक बार को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। और दूसरा, डिविडेंड भी आएगा, LIC के केस में नहीं है, IRFC में उतना नहीं आता जितना LIC में आएगा। प्लस बड़ा बिजनेस भी अलग अलग है। IRFC जिस कारोबार में है वहाँ इतने ऑर्डर इन्फ्लोज होते हैं, LIC इस कारोबार में ऑलरेडी डोमिनेंट है। तो दोनों का कोई एप्पल कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि बहुत बड़े कोई फायरवर्क इस तरह के बड़े IPO के साथ शायद ही मिले। बाकी वीकेंड में नोट आएंगे ही, वो आपको ज़रूर बताए जाएंगे। अच्छा, रुचि सोया, विजय सिंह सर, तेज़ी तो है इसमें, और अपने जो FPO का प्राइस था उससे दोगुने के आसपास से पहुंच भी चुका है। तो बेटर यही है कि आपको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो निकल जाइए। हाल में आपने एंटर किया है और समय दे सकते हैं तो भी आप बने रह सकते हैं। लेकिन 2000, 2200, 1800, 1700 ऐसे जोन्स जब दिखें तो आप थोड़ा थोड़ा ईज़ ऑफ करते रहेगा उस समय की सिचुएशन देखने के बाद। लेकिन अभी की सिचुएशन में लग रहा है कि शायद वो लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि एक और अभी स्टेक सेल बाकी है, और कोई भी स्टेक सेल इन लेवल्स पे नहीं करेगा, प्रीमियम पे ही जाके करेगा ना। तो अगर किसी ने 600 रुपये पे पहला स्टेक सेल किया है, तो दूसरा स्टेक सेल 1200-1400 पे कहीं जाकर होना चाहिए। ऑलरेडी 11-1200 की पुराना हाई भी 1200 के ऊपर का है, तो शायद वो स्टेक सेल आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप उसको ध्यान में रख के उस समय पर इस्तेमाल करिए कैसे इसमें कॉल लेनी है। अच्छा, BSE 50 में समझ नहीं पाया सर क्या है, लेकिन इसका अगर ये कोई फंड है तो आप ज़रूर उसके अंदर एंटर कर सकते हैं कि बाज़ारों SIP वे में, लेकिन करिएगा, आउटराइटली मत करिएगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, व्हाट
इट मीन्स व्हेन यू से अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट एक्स मल्टीपल। सर हर कंपनी मुनाफा कमाती है। अगर मान लीजिए 2 लोगों की कंपनी है बनाई हुई, तो उसके 2 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर का मतलब हो गया अगर वो 100 रुपये कमा रही है तो 50 रुपया उसकी पर शेयर वैल्यू है। EPS अर्निंग पर शेयर 2 शेयर होल्डर्स के हिसाब से 50 रुपया। जब आप एक कंपनी में पैसा डालते हैं तो उसके कई हज़ार शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे ITC के 1280 करोड़ हैं, रिलायंस के 677 करोड़ हैं, लाइकवाइज इस तरह के शेयर होल्डर्स के बीच में उसका प्रॉफिट बटता है। वो शेयर जो प्रॉफिट बटता है वो होती है अर्निंग पर शेयर, और कोई शेयर उस अर्निंग पर शेयर से कितना गुना ऊपर कामकाज कर रहा है वो बताया जाता है PE के थ्रू। तो अगर कोई शेयर 10 रुपये की अर्निंग पर शेयर पर मान लेते हैं और वो शेयर काम करता है 100 रुपये पर, तो 10 टाइम्स ऊपर, या 20 रुपये पे 200 रुपये पर काम करता है तो 20 टाइम ऊपर काम कर रहा है। 20 टाइम महंगा है। हर सेक्टर के हिसाब से अलग अलग मल्टीपल बाजार देता है। सबसे ज़्यादा मल्टीपल मिलता है FMCG को या रेगुलर कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स को, फार्मा को, FMCG को एंड ऑल को। लेकिन IT को कम मिलता है क्योंकि उनके पास कैश ज़्यादा होता है और वहाँ पर डिमांड ऐसी नहीं है, वोलेटाइल होती है। ऑटो कम मिल जाता है, बैंक्स को सबसे कम मिलता है, PSU बैंक्स को। तो इसीलिए कोई भी कंपनी का एवरेज मल्टीपल आप मान लीजिए कि अगर पिछले 10 साल में वो किसी X मल्टीपल पर है, 20 पर, 40 पर, 50 पर, और उससे नीचे मिल रही है, तो वो एक फेयर वैल्यू है जहाँ पर आप उसमें एंटर कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि वो कंपनी अच्छी हो और सिचुएशन सिनेरियो भी बेहतर हो। चलिए फिलहाल अब इतनी सवालों को मैं शामिल करूँगा। आज मुझे कहीं निकलना है, दिल्ली जा रहा हूँ, तो उसकी तैयारी के लिए निकलना है। आप लोगों से मुलाकात अब होगी सीधे बुधवार को। तब तक के लिए ईद मुबारक हो, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर टाइम। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है।